और कृषि केवल खेती तक सीमित या फसल बीज बोने से लेकर फसल काटने तक सीमित नहीं है। खेती के पीछे तमाम आयाम हैं, हमारा जीवन है। हमारा, जब मैं कहता हूँ तो केवल ग्रामीण जीवन की बात नहीं करता हूँ, बल्कि शहर तक का हमारा जीवन है। पोषण है, कुपोषण है, और उस सब के बाद में हमारे पूरी दिनचर्या, आहारचर्या है। जो हमारे अगले वक्ता हैं जयदीप हार्डिकर, वे तमाम अखबारों में जिन्होंने काम किया है, उनको इसी बात का बड़ा अनुभव है कि कैसे चीज़ों को देखना चाहिए बतौर पत्रकार। क्योंकि हम पत्रकार मूल रूप से नरेशन बिल्डिंग का काम करते हैं, और जो वो देख कर आते हैं, जो वो अनुभव करते हैं, वो लिखते हैं। दुर्भाग्य है कि आजकल पत्रकार फील्ड में नहीं जाते, लेकिन जयदीप भाई लंबे समय तक तमाम क्षेत्रों में गए हैं। अ विलेज अवेट्स डूम्सडे, वो सुबह तो कभी आ जाए जिस सुबह का इंतज़ार गांव कर रहे हैं। उन्होंने कृषि को लेकर एक और किताब लिखी है, राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस। मैं स्टोरी टेलिंग पे आने से पहले थोड़ा सा कुछ मिनट मैं ये लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम खेती, फूड सिस्टम्स, सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल संस्थाओं के साथ में, अलग अलग अप्रोचेस में जो अड़चनें दिखती है, उस पर थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहूँगा। और फिर मैं प्रयास करूँगा कि आज के दौर में कैसी बात रखनी है, वो क्यों रखनी ज़रूरी है, और उसके क्या अलग अलग क्या कहते हैं अप्रोचेस हो सकते हैं। पूरी दुनिया में एक तरह का पॉली क्राइसिस, एक नया फ्रेमवर्क है जिसमें आप दुनिया को देख सकते हैं कि इकोलॉजिकल क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, कल्चरल क्राइसिस है, क्लैशेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, जंगल जानवरों का या आदमी का, इसके ऊपर बहस है। और ऐसा लगता है मानो नथिंग इज़ वर्किंग, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स दिख रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। वैश्विक तौर पे सारी जगह छोटी छोटी युद्ध चालू हैं, आइडेंटिटी को लेकर के हमारे देश में भी बहस चालू है। तो इतनी सारी संकटों को हम कैसे देखें, और क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसको एक नया फ्रेमवर्क मुझे एकेडमिक, इसमें मैं थोड़ा सा आजकल इधर उधर पढ़ाने जाता हूँ तो उसकी तरफ भी मैं ध्यान रखता हूँ। तो इसको पॉली क्राइसिस आजकल लोग बोल रहे हैं कि ये एक क्राइसिस नहीं है, ये मल्टीपल क्राइसिस है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पे हम फूड, अपना अनाज की बात करें या हम जो खाते हैं उसकी बात करें, अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीना पहले, दहिया जी, हमारे यहाँ एक बुल्ढाना ज़िला है, उसके एक छोटे से 10-15 गांव में अचानक से लोगों के बाल झड़ना शुरू हो गए और लोग गंजे हो गए अचानक से। मतलब एक दो आदमी नहीं, 10-15 गांव में लगभग पूरी आबादी गंजी हो गई, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सारे के सारे। तो बड़ा हड़कंप मच गया और उसकी फिर छानबीन हुई। वो छानबीन में पता चला कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो गेहूं आता है उसमें हाई सेलेनियम कंटेंट था। यूजुअली जो होना चाहिए उसके 1000% वो सेलेनियम कंटेंट बढ़ा हुआ था। तो छानबीन हुई, आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की, तो ये पता चला कि वो गेहूं पीडीएस में वहाँ से आया है जो अरवली हिल्स के आजू बाजू के खेत हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा के, वहाँ से वो गेहूं आया। एक बैच में बहुत ज़्यादा सेलेनियम कंटेंट मिला, उसके बदौलत ये लोगों का ये प्रॉब्लम हुआ। सौभाग्यवश वो जब वो गेहूं खाना बंद किए तो देयर इज़ अ रीजनरेशन ऑफ द हेयर, मतलब वापस आए वो बाल, लेकिन उसको 3-4 महीना लग गया। ये क्या दर्शाता है कि भाई कहीं कोई इकोलॉजिकल क्राइसिस अरावली हिल में है। अरावली में क्यों इकोलॉजिकल क्राइसिस? हाई सेलेनियम कंटेंट है वहाँ से बरसात में पानी झील के नीचे आता है और ज़मीन में चला जाता है, जिसमें वो गेहूँ उगता है। क्योंकि अरावली में भयंकर तरीके से माइनिंग चल रही है, बहुत बड़े तरीके से माइनिंग चल रही है, इलीगल माइनिंग है, और उन माइंस में सेलेनियम हाई ओर्स है और वो नीचे आपके अनाज में आए। तो कहाँ पंजाब हरियाणा और कहाँ बुल्ढाना, लेकिन जुड़ा हुआ है। और हम लोग आज के दौर में, चाहे वो कहानी बताने का जरिया हो या काम करने का जरिया हो, इतनी इंटरकनेक्टेड दुनिया है कि
हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भाई कहीं सातारा सांगली में जो विंड मिल्स है उसके चलते वहाँ का जो क्राइसिस है वो कहीं दूसरी जगह इंपोर्ट होके क्या कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर में एक मार्केट बना हुआ है सीडीएम मैकेनिज्म का, तो वहाँ जाकर के यूरोप में कोई दुकान उसको खरीद रहा है और उसकी वजह से वो सातारा का विंड मिल चालू रहना ज़रूरी है, और सातारा का विंड मिल चालू रहेगा तो नीचे किसानों को प्रॉब्लम। तो इतनी इंटरकनेक्टेड दुनिया को हमें समझना है। पहली तो मैं वो बात रखता हूँ कि चाहे राजस्थान में आप काम कर रहे हो या झारखंड में काम कर रहे हो, महाराष्ट्र में गांव में काम कर रहे हो, तो हम इस पॉली क्राइसिस के संदर्भ को नहीं भूल सकते। तो ये मेरा पहला सबमिशन है। दूसरा सबमिशन मेरा ये है कि हम सारे लोग खेती के प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में चिंतित हैं, और हम लोग अक्सर जो मिलते हैं तो वो केवल प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं कि एक सिस्टम होना चाहिए या दूसरा सिस्टम होना चाहिए, वो चाहे नेचुरल फार्मिंग हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस हो, जैविक खेती हो। उसके कई सारे कोनोटेशंस में कई सारी जगह जाता हूं तो इसके कई सारे कोनोटेशंस हैं, कई सारे उनको हमने नाम दे दिए हैं। लेकिन समझने के लिए ये कहना जरूरी है कि हम ये चाह रहे हैं कि एक सिस्टम जो ग्रीन रेवोल्यूशन से शुरू आ रहा है उससे निकल के हमको दूसरे सिस्टम में जाना है, लेकिन हम बात केवल प्रोडक्शन सिस्टम की ही कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि प्रोडक्शन सिस्टम खेती का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन पूरा हिस्सा नहीं है। सिस्टमिक चेंज के लिए 4-5 चीजें जरूरी होती है, जिसमें पहली जो चीज होती है वो नॉलेज सिस्टम जरूरी होती है। जो भी आप कर रहे हैं उससे ज्ञान, स्टैंडर्डाइज्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, फॉर्मल या इनफॉर्मल ज्ञान, हम क्या लिख रहे हैं। मतलब हम गोमूत्र छिड़कते हैं, उससे फायदा होता है, तो उसको हमको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। वो हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रमाण उसके लिए हमको देना पड़ेगा। तो नॉलेज सिस्टम्स अलग अलग तरह के होते हैं। वो झारखंड में शायद अलग होगा, कुलदीप अलग बात कर रहा है, दहिया जी का नॉलेज सिस्टम कुछ होगा। वो नॉलेज सिस्टम जो है वो कम्युनिटी बेस्ड है या इंडिविजुअल बेस्ड है या किसी संस्था से जुड़ा हुआ है। मतलब मैं ये थोड़ा समाजशास्त्रीय तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूं कि सामाजिक बदलाव हम अक्सर भूल जाते हैं। समाज अपने आप से नहीं बदलता है, इट हैज टू बी नज्ड टुवर्ड्स गुड रिफॉर्म्स, इट कैन ऑल्सो बी नज्ड टुवर्ड्स बैड रिफॉर्म्स। आइडेंटिटी आपको पॉजिटिविटी की तरफ भी ले जा सकती है, लेकिन आपको झगड़ा भी करवा सकती है। तो इसलिए जो कैटलिस्ट होता है, जो बात रखता है, चाहे वो दहिया जी हो इंडिविजुअल जो अपने गांव को समझाए, या विकास समाज जैसी संस्था हो, या प्रधान जैसी संस्था हो, तो उसका कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका कैरेक्टर डिफाइन करेगा आउटकम को। इसलिए नॉलेज सिस्टम सबसे अनिवार्य है किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में। और दूसरी चीज जो है नॉलेज सिस्टम के साथ साथ वो फिनेंस है। फिनेंस इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ा फिनेंशियल सिस्टम काम कर रहा है दुनिया में। हमारे लिए वो सिस्टम है क्या, उसकी भी बात हमको समझना वो भी जरूरी है। तीसरी चीज है इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सरकारी हो और गैर सरकारी हो। इंस्टीट्यूशंस चाहे कम्युनिटी बेस्ड हो, सिविल सोसाइटी बेस्ड हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, आपका कलेक्टर अनिवार्य हो जाता है कि आप जो कर रहे हैं उसके ज़िले में वो समझे उस चीज़ को, और ये समझ के वो प्रयास करे कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे किया। और हम अक्सर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात नहीं करते अक्सर इन संवादों में। तो इंस्टीट्यूशन, नॉलेज सिस्टम, फिनेंस, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौथी चीज है कि वो जो सिस्टमिक चेंज हम चाह रहे हैं, टू शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसका विरोध हमें है, तो हम लोग अक्सर उसको विलनाइज करते हैं अपना आइडिया बेचने के लिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग केमिकल इंडस्ट्रियल ग्रीन रेवोल्यूशन की टेक्निक को गाली दिए बगैर अपनी बात नहीं रखते। ये मैंने अक्सर देखा है। तो मुझे लगता है उसमें अस वर्सेस देम में वो एक स्पेसिफिक समय में अनिवार्य चीज थी, इसलिए वो इवॉल्व हुई। उसके हिस्ट्री में मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि कई सारे साथी मुझ पे भिड़ जाएंगे, ये क्या बात कर रहे हो। लेकिन उसकी भी अपनी एक हिस्टोरियोग्राफी, उसका भी एक अपना वो 60s, 50s, 60s, 70s का डेकेड
बहुत क्रिटिकल डेकेड था वो, उसको समझना हमको जरूरी है। तो वो सिस्टमिक चेंज अगर हम चाह रहे हैं तो केवल प्रोडक्शन सिस्टम का चेंज नहीं है, ये सिस्टमिक चेंज एग्रो इकोलॉजिकल, तो नॉलेज सिस्टम्स मैंने कहा कि वो नए नॉलेज सिस्टम्स को हमको रखना पड़ेगा प्रमाणित तौर पे, अगर हम वो सिस्टम एक प्रोडक्शन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हैं। तो नॉलेज सिस्टम हो गया, आपका इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंस हो गया, तीसरा हो गया मैंने फिनेंस की बात की, चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ट्रांजिशन में रिस्क कौन लेगा। क्या हम वो रिस्क इंडिविजुअल किसान के कांधे पे रखना चाहते हैं या सरकार उस रिस्क को उठाए। अगर हम चाहते हैं कि भाई जैविक खेती करे कोई, तो जैविक खेती का ट्रांजिशन बड़ा साधारण सा ट्रांजिशन नहीं है। आप सब लोग काम करते हैं, मेरी बात को आप समझेंगे, 7-8 साल 10 साल लग जाते हैं उस ट्रांजिशन के, क्योंकि वो एक इंटरलिंक दूसरा सिस्टम है जिसमें गोवंश जरूरी है, जिसमें एक स्पेसिफिक लैंडस्केप का अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्या वहाँ नदियाँ हैं, वो वाटरशेड कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है। तो वो जो चौथा रिस्क है वो कौन लेगा, और उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मतलब एज पीपल ट्राइंग टू और इंसिस्टिंग अपॉन सिस्टमिक चेंजेस और ट्रांजिशन, फोर्थ इज रिस्क। और फिर पांचवा चीज है कि हम कंजम्पशन, मार्केट्स, कंज्यूमर्स की बात कौन करेगा, क्योंकि आप अंततोगत्वा आप धान पैदा कर रहे हैं या गेहूं पैदा कर रहे हैं या कोदो, कुटकी, रागी पैदा कर रहे हैं, तो किसी को तो खाना पड़ेगा, क्योंकि किसान को तो सरप्लस बेचकर ही पैसा आएगा ना घर पे। और छोटा किसान है हमारे देश का, अभी 89% हो गया है जिसकी 1 हेक्टेयर से कम खेती है, तो इसके पास सरप्लस नहीं है, वो आर्थिक संकट में है। चाहे वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाए, उसको हमको ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, एलाइड लाइवलीहुड की बात भी हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम किसानों के साथ भी हम लोग मतलब वी आर बीइंग अनफेयर टू द फार्मर्स, बिकॉज मुझे पता है कि 1 हेक्टेयर में इतना सरप्लस नहीं होता कि वो अपना गुजारा साल भर कर पाए। इसलिए एलाइड सेक्टर की भी बात करनी पड़ेगी, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांजिशन करते समय एलाइड सेक्टर, उसमें एग्रीकल्चर प्लस मैं बोलता हूँ, वो जो प्लस है वो एलाइड सेक्टर होगा, कहीं दूध होगा, कहीं बकरी होगी, कहीं क्या कहते हैं पोल्ट्री होगी, कहीं दूसरा और कुछ होगा, कहीं सर्विसेज सेक्टर होंगे, उसकी भी बात हमको करनी पड़ेगी। अन्यथा आज के समाज में जहाँ बहुत सारी पैसों की जरूरत शिक्षा से लेकर की सारी चीजों के लिए रहती है, बिकॉज वी आर नो मोर इन एन एग्रेरियन सोसाइटी, वी आर ऑलरेडी इन अ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी विच इज पोस्ट इंडस्ट्रियल, पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी। तो हम अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे अगर हम ये बात नहीं करेंगे कि हमको पैसों की जरूरत नहीं, हम तो ये केवल एक रोमांटिक। तो मेरा दूसरा मेजर सबमिशन है कि अपने मिथक में खुद मत फंसिए, डोंट क्रिएट माइथोलॉजी, बी ट्रूथफुल इन योर स्टोरी। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, बट जो संदर्भ है वो नहीं बदलना है। वैश्विक संदर्भ बदलेगा क्या, हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे, क्या वो बदलने वाला है? वो नहीं बदलेगा। मोबाइल आ गए जो हमारी लाइफ को डेली गवर्न करता है, क्या वो बदल जाएगा हमारे सिस्टम से? नहीं बदलेगा। तो इंसान के जीने के तरीके बदल गए हैं, हम इसको एक माइथोलॉजी में ना क्रिएट करें, हम स्टोरी बताएं कि भाई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जाना जरूरी है, क्योंकि वो सस्टेनेबल है। विच ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चंस। ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया कैसे? ये आज हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो मैं सबसे बढ़िया जो स्टोरी थी 1970s की, जिससे एनवायरमेंटलिज्म, वेस्टर्न एनवायरमेंटलिज्म एटलीस्ट बिगिन हुआ, हमारे यहाँ तो उसके पहले एनवायरमेंटलिज्म था, लेकिन हम उसको एनवायरमेंटलिज्म हिस्ट्री नहीं मानते थे। अगर आप राम गुहा की पहली अभी लेटेस्ट जो किताब पढ़ें, अगर हम पढ़ें तो हमको समझ में आएगा कि टैगोर वाज आल्सो एन एनवायरमेंटलिस्ट, गांधी वाज आल्सो एन एनवायरमेंटलिस्ट। लेकिन जिसको हम एनवायरमेंटलिज्म बोलते हैं, उसकी शुरुआत रेचल कार्सन के द साइलेंट स्प्रिंग से हुई। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है, तो जो लोग एनवायरमेंटल इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा कि वो किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि उसने पेस्टिसाइड्स, डीडीटी, अमेरिका में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बहुत बड़े रिफॉर्म्स लाए वो एक कहानी में। तो उस कहानी को पढ़िए, क्योंकि उस कहानी में कथानक भी था, कथा थी,
प्रॉब्लमेटाइज किया गया और सोशल रिफॉर्म्स की भी बात की। वो इट्स अ बुक दैट ब्रॉट अबाउट ट्रिमेंडस चेंजेस इन अमेरिकन पॉलिसी फ्रेमवर्क। उसमें इसलिए मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट किताब मानता हूँ। तो वो जो है वो इट्स अ क्लासिक प्रोटोटाइप। और वहां से निकली हुई बात अंततोगत्वा जाके ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में आया, जहां पहली बार यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म में मेरे ख्याल से वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कुछ प्रोटेक्शन की बात यूनाइटेड नेशन ने की थी। 83 में वो अभ्यास शुरू हुआ और 87 में वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट सामने आई, टेबल की गई। उसको बोलते हैं अवर कॉमन फ्यूचर। उसमें से एक भी चीज किसी भी देश ने नहीं मानी, हमारे देश ने भी नहीं मानी। लेकिन वो किताब, वो रिपोर्ट भी पढ़ी है, द ब्रंटलैंड रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी को पहली बार सिंथेसाइज करती है कि व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेनेबिलिटी। Sustainability, according to this report, and it's a very good submission, that while protecting our interests, we are also protecting the interest of our future generations. उस रिपोर्ट ने पहली बार ये बताया कि नॉर्थ का, ग्लोबल नॉर्थ का कंजम्पशन और प्रोडक्शन ये प्रॉब्लमेटिक है और ग्लोबल साउथ की पॉवर्टी प्रॉब्लमेटिक है। ग्लोबल नॉर्थ में जो जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है, वो coupled with abject poverty in entire global south, this twin engine is responsible for what we are witnessing today. और हम उसमें 1991 में एक और बात जोड़ ले, वो ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल, जिसका कोई घर नहीं होता, जो यहाँ से उठता है वहां चला जाता है, वहां से उठता है वहां चला जाता है, और वो कंजम्पशन, एक्सप्लॉइटेशन और एक्सट्रैक्शन को प्रमोट करता है। क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल तभी जिंदा रह सकता है जब वो एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी में रहे। तो एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी, जो शोषण की इकोनॉमी है, उसमें वेस्ट जैक्सन बोलते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट, कि हम खेती के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। खेती अपने आप में प्रॉब्लम है, 10,000 साल पुराना है कल्चर, एग्रीकल्चर। जो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो सर्कुलर फूड सिस्टम था, क्योंकि एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज अ नैरेटिव 10,000 ईयर ओल्ड, उसमें इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इज अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड, 200 साल पुराना है। जिसके साथ आप लड़ रहे हैं वो तो इस 200 साल पुराना ही प्रॉब्लम है। बड़ा प्रॉब्लम तो 10,000 ईयर्स पहले क्रिएट होगा जब हमने एग्रीकल्चर यानी एनुअलाइज्ड क्रॉपिंग सिस्टम हमने इन्वेंट किया, हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जिसने सर्कुलर फूड सिस्टम को खत्म किया। क्योंकि हम तो हंटर गैदरर्स थे। अब उसका वो सवाल जुड़ा हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज कोटर्मिनस विथ ह्यूमन कैपेसिटी टू स्टोर ग्रेन, बिकॉज ग्रेन वाज द फर्स्ट स्टोरेज ऑफ कार्बन। ग्रेन पैदा किया एनुअलाइज, तो ह्यूमन बींग्स ने एक बड़ा इनोवेट किया बड़ी चीज को, कि हमने कार्बन को पकड़ के रख दिया ग्रेन में, और उसके ऊपर बाद में फिर लैंड और उस पर सारे युद्ध चले। प्री एग्रीकल्चर फूड सिस्टम क्या था? वो पेरेनियल सिस्टम था। सो एग्रीकल्चर इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डाइजेस्ट, बिकॉज इट्स लाइक अ पॉन्जी स्कीम, इट्स लाइक एन एक्सटॉर्शन ऑफ द सैंड, नेचुरल रिसोर्सेज एवरी ईयर विदाउट पुटिंग एनीथिंग बैक इनटू इट। जो आप लोग कर रहे हैं उसमें कोशिश ये है, जो मैं अप्रिशिएट करता हूं, कि उस सॉइल को, जो सॉइल को हजारों लाखों साल लग जाते हैं टॉप सॉइल को क्रिएट होने में, उसका एक्सट्रैक्शन बंद करके उसको वापस देने की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। इसलिए वो सिस्टम का भाग है। तो वो भी उस कथा में आना चाहिए कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, नॉट जस्ट मूव फ्रॉम वन प्रोडक्शन सिस्टम टू अनदर प्रोडक्शन सिस्टम, बट वी नीड एन एंटायर एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम वेयर we are also trying to heal the soil which has been affected for 10,000 years, not just 200 years, because हमारी लड़ाई वो 10,000 साल की लड़ाई है। तो और अब हम पोस्ट एग्रीकल्चर, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो इसलिए हमको उत्पादन तो करना ही पड़ेगा। 140-50 करोड़ की आबादी अपनी है दुनिया की, नहीं तो श्रीलंका का एग्जाम्पल है, अचानक ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। या सिक्किम का एग्जाम्पल है, वो लोग बेचारे ऑर्गेनिक हो गए लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन नहीं है, तो पीपल आर फॉलिंग बैक ऑन द इंडस्ट्रियल फार्मिंग। तो उसमें असफलता है और संभावित धोखे भी है। तो ये चीज मैं रखना चाहता था, विच ब्रिंग्स
टू द फाइनल पॉइंट विच इज इसका सॉल्यूशन क्या दिखता है और इसमें स्टोरी टेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि स्टोरी टेलिंग शुड नॉट बी अ माइथोलॉजी, it should be a story based on some real pragmatic understanding of our experiences। मुझे अक्सर आजकल ऐसा लगता है कि हम अपना एक मिथक तैयार कर लेते हैं और उसी में बिलीव अपन ही करने लग जाते हैं। कुछ लोग मिथक तैयार करते हैं दूसरों को पकड़ने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए। ये सचिन भाई ये बहुत अलग टाइप के लोग बन गए हम कि हम ही माइथोलॉजी क्रिएट करते हैं और हम ही उसमें अटक जाते हैं, हम उसमें बिलीव करने लग जाते हैं। तो वो उसको तोड़ना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये पॉली क्राइसिस में हम जो करना चाह रहे हैं वो विदाउट सिस्टमिक स्टेट सपोर्ट है, इसलिए वो बहुत लोकलाइज्ड अप्रोच है, वो सॉल्यूशन भी नहीं है, वो एक अप्रोच है। और जो कहानियां आपने अभी यहाँ डॉक्यूमेंट की है वो इसलिए जरूरी है कि वो ये मल्टीपल अप्रोचेस को पकड़ने की एक कोशिश है। आपने 50 कहानियां लिखी, भारत भर में ऐसे 5000 10,000 मॉडल्स खड़े हैं। कोई इंडिविजुअल कर रहा है, कोई कलेक्टिव। मैं कलेक्टिव का वोटरी हूं और जब मैं कलेक्टिव की बात करता हूं तो मैं ये नहीं मानता कि वो कोई सारे लोगों ने मिलकर के किया है। मैं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से रखने वाला आदमी हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि वो किसी ने नज करके, somebody has nudged people to take this approach, someone has convinced them after having convinced himself or herself कि यह अप्रोच सही है इस पूरे पॉली क्राइसिस को डील करने के लिए, इसलिए इस रास्ते पे चला जाए। और वो नॉन रेप्लिकेबल है, उस एग्जाम्पल को आप दूसरी जगह ट्राई नहीं कर सकते। वो बड़ा लोकलाइज्ड अप्रोच है इस पॉली क्राइसिस को डील करने के लिए। उससे वो डील हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमको देखना पड़ेगा। क्या उसको क्या आर वी एबल टू डील विथ क्लाइमेट चेंज, are we able to deal with massive markets, are we able to deal with lack of policies। क्योंकि सरकार भारत में अभी भी उस सिस्टमिक चेंज को नहीं देखती। ये प्रोग्रामेटिक है, 2000 करोड़ ले लो जैविक खेती चालू कर दो। 2000 करोड़ देने से जैविक खेती नहीं होती है भाई, मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा वो ज्ञान, उसकी यूनिवर्सिटीज में बात करनी पड़ेगी। तो वो जब पूरा हम लोग बात करेंगे तब वो सिस्टमिक चेंज आएगा। अभी हम लोग अकेले अकेले कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए स्टोरीज में ये संदर्भ, रियल संदर्भ, ये बड़ा चैलेंज है। और इसमें ये छोटा अप्रोच है जो शायद इसी रीजन में, इसी गांव में या इस गांव के 50 किसानों के बीच में रहेगा। तब हम ऐसी मल्टीपल कहानियों का मिलकर के एक कॉमन नैरेटिव बनेगा, जिसको मैं स्मॉल विद इन बिग बोलता हूं। या लोग बोलते हैं कि आफ्टर इंटरनेट व्हाट, आफ्टर मोबाइल व्हाट। सो फ्रॉम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग आइडिया विच इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड और ब्रिंग अबाउट द सोशल चेंज। आई एम कन्विंस्ड अबाउट दैट। आई डोंट सी any one single major idea in the world which will bring about a change. But I see millions of small ideas, localized ideas, जिसको हम रीजनल इकोनॉमी, रीजनल इकोलॉजी कह लीजिए, उसका पुनर्जीवन और उनकी कहानियां जो नॉन रेप्लिकेबल है, जो चुराई नहीं जा सकती, दूसरी जगह इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती, वो वहीं की रहेगी। लेकिन उसके डिजाइन को हम समझ सकते हैं कि भाई इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इनके प्रोसीजर्स प्रेसिडेंट्स क्या है, इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब डूज एंड डोंट्स क्या है, ये अपना ग्रीवेंसेस को कैसे रिड्रेस करते हैं, इनके कम्युनिकेशन के अंतर्गत कम्युनिकेशन के क्या ये जो डिजाइन है, और इनका लीडरशिप कॉन्स्ट्रक्ट क्या है। क्यों भाई दहिया जी का सुनेंगे लोग, क्यों सुनते हैं? तो हमको इनका लीडरशिप कॉन्स्ट्रक्ट, इनमें क्या सोशल कैपिटल है वो समझना पड़ेगा। हमारा लालसू नोगोटी उधर गढ़चिरौली में एफआरए में काम करता है, उसका मांडिया का मॉडल टोटली अलग है। लोग उसको मानते हैं और उसको मानने के बाद खुद समझ लेते हैं कि क्या करना है और फिर अपने इंस्टीट्यूशन में वो काम करते हैं। सो hundreds of thousands of these smaller ideas are a response। ये जो आज के जो मॉडल्स हम बात कर रहे हैं ना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के या कोऑपरेटिव मॉडल से बहुत अलग है जो 60s और 70s में भारत में आए, क्योंकि वो सिस्टमिक मॉडल्स थे। ये सिस्टमिक नहीं है, इस सिस्टम ने ड्राइव किए हुए नहीं है, नज किए हुए नहीं है, ये रिस्पॉन्स है पॉली क्राइसिस को।
और इस रिस्पॉन्स में एक दूसरे के साथ मैं डायलॉग नहीं देखता हूं। इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्या क्रिएट करेगा, रेफरेंसेस क्रिएट करेगा। हो सकता है कि कोई आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जहां कोई काम करना चाहता है या कुछ करना चाहता है या उसके पास वो कंडीशन है जिसमें वो रिस्पॉन्ड करना चाहता है, उसके लिए ये आशा की किरण बन जाएगी। उसमें हमको फिर ये कुछ रास्ते, कुछ होप हमको दिखेगी। So that is my final submission, that we have to tell stories, yes, but stories towards what end? Why? So what? We have to tell stories because we have to contextualize the responses, these multiple responses to a major polycrisis that has befallen us, that has confounded us, that has troubled us, and we have to fight for the systemic change, जिसके लिए मल्टीपल डायलॉग्स विद मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस जरूरी है। हम अपने आप में डायलॉग करके जरूरी नहीं, हजारों लोग, यकीन मानिए भारत में लिटरली हजारों संस्थाएं, हजारों लोग अलग अलग अप्रोचेस को लेके लड़ रहे हैं। उसके नाम, कनोटेशंस, मैं सिमेंटिक्स में नहीं जाता हूं, क्योंकि अपन तो माइथोलॉजी क्रिएट करने के ही लोग हैं ना, जर्नलिस्ट, और दूसरा क्या है, अपन ही माइथोलॉजी क्रिएट करते हैं, अपन ही बताते हैं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हीरो है, वो विलन है। हम तो हीरो विलन रोज क्रिएट करते रहते हैं, नहीं क्या, ये विलन है, वो हीरो है, वो हीरो ने विलन को मार दिया, बढ़िया जीत हो गई, ये रोज क्रिएट कर सकते हैं। तो हमको वो बाइनरी से निकल के ये प्रक्रियाओं की कहानियां बतानी पड़ेगी। ये ऐसा घटित हुआ, इससे ज्यादा ये कैसा घटित हुआ, इसके पीछे कितना समय लगा, एक एक अप्रोच 10-10, 15-15, 20-20 साल का है। तो हमको वो प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा जिसमें ज्ञान रहेगा, जो मैं नॉलेज सिस्टम बोल रहा हूं ना, तो हम अपना ज्ञान भी तैयार कर पाए। मुझे लगता है मैं इतना कह के रुकूंगा। सचिन भाई, बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने बुलाया मुझे, और बहुत सारे पुराने साथियों से फिर से मिलने का मौका मिला। थैंक यू।